हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होप स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का मेन एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं और इसमें आज सुबह जनरल स्टडीज़ का मेंस का पेपर 3 हुआ है। तो हम अब इस सेशन में इस पेपर के बारे में देखेंगे कि पेपर कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, उनका पैटर्न क्या था, क्वेश्चंस इजी थे, मीडियम थे, टफ थे, किस कैटेगरी में थे और हम उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, उसका भी एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं ये हमारे पेपर का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके का था। जैसा आप सबको पता है कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में को अगर हम कई ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड करें तो मेनली आता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो हमारे 20 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन। 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, जिसमें से 10 मार्क के 2 क्वेश्चन थे और 15 मार्क के 2 क्वेश्चंस थे। आप सबको पता है कि मेंस में पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक 10 मार्क के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है और एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो इकोनॉमी में 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स थे और 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स थे। नेक्स्ट सेक्शन इज एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म सेक्शन। इसमें से भी 4 क्वेश्चंस आए थे, सेम 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन था 10 मार्कर और 2 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चंस थे, 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर्स। नेक्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से भी 4 क्वेश्चंस थे, 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर्स। द लास्ट सेक्शन इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इससे एक क्वेश्चन था। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप ओवरलैप कर सकते हैं एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। जैसे डैम फेलियर्स का एक क्वेश्चन था, वो आप इकोनॉमी में भी आप इन्वायरमेंट में भी रख सकते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी रख सकते हैं। सिमिलरली ऑयल स्पिल पे एक क्वेश्चन था, ऑयल पोल्यूशन पे, वो भी आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट दोनों में ओवरलैप कर सकता है। और एक क्वेश्चन आपका आईपीसीसी पे था, क्लाइमेट चेंज पे, वो क्वेश्चन भी आप इन्वायरमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसका क्लासिफिकेशन ऐसे किया है कि 3 क्वेश्चंस को मैंने रखा है इन्वायरमेंट में और एक क्वेश्चन को रखा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो अगर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, वैसे तो ये सबके लिए वैरी कर सकता है, कोई एक जनरल कैटेगराइजेशन इसका नहीं होता, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो आई थिंक द पेपर इज़ ओवरऑल ऑन द मॉडरेट साइड। पेपर मॉडरेट साइड में था, जिसमें से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन हमारे इजी लेवल के थे, 9 से 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, जो हार्ड थे। वो हार्ड किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत थी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते या हम उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। इस वजह से उनको मैंने टफ या हार्ड कैटेगरी में रखा है। एक बार अगर हम पेपर को देखें तो इस तरीके का हमारा पेपर था। आप सबको पता है 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस सेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 क्वेश्चंस को देखेंगे कि इन्हें हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कि उनको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is saying that faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in the GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. ये क्या बोलता है कि जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए ज़रूरी है कि जीडीपी में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पर्टिकुलरली एमएसएमईज़, इनका शेयर बढ़े। मतलब हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई का योगदान बढ़े। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये उनका स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद इसने क्या पूछा है कि कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, इस समय सरकार की क्या नीतियां हैं
ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़े, इस पे आपको कमेंट करना है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन आप इसमें लिख सकते हैं एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। एक फैक्ट मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे बस, कि एमएसएमईज में अराउंड 40% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स काम करती है, जबकि इतने 40% वर्कफोर्स लगे होने के बाद भी हमारे जीडीपी में इसका शेयर केवल 15% के आसपास है। तो ये हमें बढ़ाने की आवश्यकता है अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए सम ऑफ द पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं। बाकी हम आगे के सेशंस में जब इनको डिटेल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम डिटेल से देखेंगे आंसर्स को कि कैसे क्या हो सकते हैं। अभी बस हम एक जनरल ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी इन आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, सो सम ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस criteria of manufacturing and MSMEs are like Mudra Yojana, Startup India, Make in India, Insolvency and Bankruptcy Code, GST, Goods and Services Tax, you all know, स्पेशल पैकेज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। आप सबको पता है कि कोविड-19 के टाइम पे जब एमएसएमईज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब गवर्नमेंट उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लेके आई थी। उन्हें बहुत सारी राहतें दी गई थी उस समय, और उसके अलावा उनकी डेफिनेशन में भी चेंज किया गया था। कुछ टर्नओवर और उनका जो भी बेसिक क्राइटेरिया है उन सबको तब्दील किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एमएसएमई के अंडर आ सकें और गवर्नमेंट की इन सब स्कीम्स का लाभ उठा सकें। उसके अलावा एमएसएमईज़ को बहुत सारे टैक्सेस में भी छूट दी जाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एमएसएमईज़ को वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है ताकि एमएसएमईज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिल सके। ओके, सो ये क्वेश्चन ऑन अ वेरी इजी साइड था, बहुत ही बेसिक था, जो सब लोग पढ़ के जाते हैं उन्हीं में से था। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स। बेसिकली ये क्या पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो अभी कहाँ तक पहुँच गया है, उसका क्या स्टेटस है। उसके बाद हमें ये डिस्कस करना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिजिटलाइजेशन में, और उसके आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आपको सजेस्ट करने हैं, जो कि एज अ सिविल सर्वेंट ऑफिसर आपको हर केस में करने ही होते हैं। ओके, सो डिजिटलाइजेशन की स्थिति आप सबको पता है कि इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी फास्टर ग्रोथ किया है इंडिया ने डिजिटलाइजेशन के फील्ड में। जैसे जिसका सबसे मेन, सबसे फोकस्ड अगर आपको एग्जांपल देना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट, सो यूपीआई। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया ने कितना अचीव कर लिया है इस फील्ड में, कि आप एक छोटे से छोटी शॉप पे भी जाते हैं, आप सब्ज़ी लेने भी जाते हैं, तो वहाँ आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू। सो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है इंडियन इकॉनमी में डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए। ओके, सिमिलरली गवर्नमेंट अपना एक क्रिप्टो करेंसी लेके आई है। क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल सकते उसे, हम डिजिटल रुपी बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसे आरबीआई ने नाम दिया है ई रुपी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन द एरिया ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। उसके अलावा आप सबको पता है कि जनधन अकाउंट खुलने के बाद से क्या हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स में जो सब्सिडी आती थी, जो भी बेनिफिट होते थे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते थे, या नरेगा का पैसा होता था, जो भी चीज़ें थी, ये अब डायरेक्ट टू अकाउंट, डायरेक्ट टू जो बेनिफिशियरी का जो अकाउंट है वहाँ पे आ जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है ये, इस समय डिजिटलाइजेशन में हम ये चीज़ें अचीव कर रहे हैं। तो ये अभी की स्थिति हो गई। उसके अलावा समस्याएं क्या फेस की जा रही हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड है मेन, लैक ऑफ इंटरनेट है। आपको हर जगह इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं मिलती, जो स्पीड आपको शहरों में मिलती है, आप जितना फ्रीक्वेंट, जितना फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अगर आप रूरल एरियाज़ में जाते जाएं तो वो इस इंटरनेट की स्पीड और जो भी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाँवों में या दूर दराज के क्षेत्रों में उतना अच्छा नहीं दिखाई देता नहीं है। इस वजह से उस क्षेत्र में हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ क्या है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी भी है। बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं है कि उसको किस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली डिजिटल भी बहुत सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं, बैंक के काम, वो सब सारे काम, लेकिन अभी भी आप गाँव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो लोग डिजिटल यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो फिज़िकली बैंक में जाएं, या जो भी तहसील में उनका काम है, कुछ भी काम है,
तो वहाँ फिज़िकली जाके खुद से काम करवाने को प्रेफरेंस देते हैं। उन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी और डिजिटल माध्यम से वो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद ये हो गया है कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी सामने आ रहे हैं। किसी को फ़ोन करके, किसी का ओटीपी चुरा के, बहुत सारे तरीक़ों से कुछ फ्रॉड लोग क्या करते हैं, लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इस दिशा में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व अगर हम करते हैं तो डिजिटलाइजेशन को और भी आगे लेके जाया जा सकता है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question talks about how does e-technology help farmers in production and marketing of agriculture produce? Explain it. इसमें ये पूछ रहा है कि जो ई टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये फार्मर्स को, हमारे किसानों को अपना जो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी प्रोडक्शन में, उत्पादन में और मार्केटिंग में, या यानी बेचने में, उत्पादन और बेचना दोनों में किस तरीके से उनकी मदद कर रहा है हमारी ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये भी मोर और लेस मीडियम साइड या इजी साइड ही रखेंगे क्योंकि ये बेसिक हमारे सिलेबस में मेंशन है और ये लगभग हर कैंडिडेट पढ़ के भी जाता है। अब इसमें कुछ अगर ई टेक्निक्स को हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ई नैम पोर्टल। आप सबको पता है कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, ये एक पोर्टल है गवर्नमेंट का। यहाँ पे आप जाके अपने कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपकी मंडी में अंदर फिजिकल गए बिना भी आप ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में ई टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट है, जैसे ही हमारी बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, सबके बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं, तो अगर फार्मर को लोन चाहिए अपने प्रोड्यूस के लिए, मान लीजिए उसे ट्रैक्टर परचेज़ करना है अपने खेत में, या कोई मशीन परचेज़ करनी है, या सीड्स परचेज़ करने हैं, तो उन सब के लिए क्या होता है, ईजी लोन सब अवेलेबल है उसे। इसी तरह कई सारे ऐप्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे किसान मित्र ऐप, किसान सुविधा ऐप। इसमें आपको किस सीज़न में कौन सी फसल बोनी चाहिए, नेक्स्ट इस साल मानसून कैसा रहेगा, आपको अपनी फसल में कब कब इरिगेशन की ज़रूरत होगी, ये सारी सूचनाएं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप के थ्रू मिलती रहती हैं। तो इससे आपका जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली मैंने बता दिया इजी लोन्स के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर द फर्टिलाइजर्स। पहले जो खाद के लिए जो स्कीम होती थी उसमें जो अड़तिया होते थे, जो मिडिल मैन होते थे, वो पूरा फ़ायदा किसानों को नहीं देते थे। लेकिन अभी क्या है कि जो भी सब्सिडी है फर्टिलाइज़र्स की वो सीधा किसानों के बैंक खातों में आती है। तो वो जो बिचौलिए जो प्रॉफिट मार जाते थे किसानों का, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। सिमिलरली सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी टेक्नोलॉजी का ही है। उसमें किसान अपनी मिट्टी का सैंपल लेके जाता है एक टेस्टिंग लैब के पास, वो लैब उनको टेस्ट करके बताती है कि भाई आपकी सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप इस तरीके की फसलें उगाएं तो आपके खेत में ज़्यादा अच्छी उगेंगी, या आप इस तरीके के फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करें तो जो आपने फसल लगा रखी है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे कि ई टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को मदद कर रही है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली टैकल कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है भूमि सुधारों के बारे में। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। मतलब क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें बताना है कि जो लैंड रिफॉर्म के मेजर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस लिए किए गए थे इंडिया में। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि हाउ द लैंड सीलिंग पॉलिसी, जो कि लैंड सीलिंग पॉलिसी थी, वो किस तरीके से इफेक्टिव रिफॉर्म्स लेके आई अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सबसे पहले अगर हम लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सोशल जस्टिस हमें करना है। अंग्रेज़ों के टाइम क्या हो गया था कि बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनके पास 50-50 एकड़ ज़मीन है, और कई किसान ऐसे छोटे हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म इसलिए किए गए थे उस समय पे ताकि सबके पास कुछ ना कुछ इक्विटेबल लैंड हो जिस पे वो अपनी खेती कर सकें। सेकंड था कि जो टेनेंट्स हैं, जो किराए पे, जो आड़तिए, जो अधिया पे किस खेती करते हैं या इस तरीके से खेती करते हैं, जो लोग लेबरर्स होते हैं, लैंड लेबरर्स, उनके राइट्स का भी प्रोटेक्शन किया जा सके। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ की जा सके। अब आप सोचिए, एक ज़मींदार है, एक व्यक्ति है, उसके पास 50 एकड़ ज़मीन है, वो उस पर उतने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं करेगा, उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर किसी के पास छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हैं तो अपनी पूरी मेहनत लगा के, पूरे रिसोर्सेज लगा के उस लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करेगा। तो ये सारे बेनिफिट थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स के।
अब सेकंड पार्ट जो बोलता है कि लैंड सीलिंग पॉलिसी कैसे उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया में रिफॉर्म किया। तो देखिए, इसके हमें दो पहलू बताने हैं। पहले अच्छा पहलू भी है। अच्छा पहलू यही है कि भाई सभी किसान जो छोटे व्यक्ति थे उनको भी लैंड मिली, उस पर उन्होंने प्रोडक्शन किया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो इकोनॉमिक फील्ड में हमारे ग्रोथ हुई। लेकिन लेकिन इसी के साथ साथ एक निगेटिव एट्रीब्यूट भी है इनका। सपोज़ 5 हेक्टेयर की गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी, तो जो बड़े किसान थे, बड़े ज़मींदार थे, उनकी लैंड तो उनसे छीन गई ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड भी तो चाहिए। बट अगर वो लैंड सीलिंग लग रही है और आपकी जो एक्सेस ज़मीन है वो आपसे छीन ली जा रही है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। तो लैंड सीलिंग के दोनों पहलू थे, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है और इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। तो दोनों के बीच एक बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाना था, जो कि आई एम श्योर आपने दिखाया होगा। Okay, let's go to the next question. This question is related to science and technology. इसमें पूछता है कि इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, जो कि आप इजीली लिख सकते हैं। फिर आता है हाउ डज AI हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज़ ऑफ AI इन हेल्थ केयर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि AI कैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब होता है कि रोग की पहचान करना, तो रोग की पहचान करने में कैसे AI हेल्प कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि इससे जो इंडिविजुअल है उसकी प्राइवेसी को क्या कुछ थ्रेट हो सकता है, क्या कुछ खतरा हो सकता है, क्या लगता है कि आपको ऐसा। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट AI की डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं। यूज़ ऑफ AI में हम देख सकते हैं किस तरीके से AI डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। देखिए, AI से जो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं 2D और 3D इमेजेस की, यानी एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ये सब आपका बहुत उन्नत तकनीकों के साथ हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका आता है बायोसिग्नल्स। बायोसिग्नल्स में ECG हार्ट के लिए जो होता है, EHG, ये सब आप नए नए एडवांस मशीनों के थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा डायग्नोस करने में। फिर नेक्स्ट होता है कुछ वाइटल साइंस होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, BP, ब्लड में आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है, तो इन सब को आप मॉनिटर कर सकते हैं उससे, पल्स रेट वगैरह को। फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स क्या हैं, इस तरीके के सिमिलर केसेस पहले कुछ पेशेंट्स में हुए हैं क्या, उनको कैसा रोग निकल के आया था, उनका क्या ट्रीटमेंट किया गया था, ये सब आप AI की हेल्प से निकाल सकते हैं और मरीज का बेटर हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इसमें कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं। आपको पता है कि डिजिटल रूप में आप कुछ भी रखेंगे तो उसकी डेटा की ब्रीच हो सकती है हैकिंग के थ्रू, तो उस फील्ड में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये डेटा अगर किसी मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी के हाथ लग गया, तो वो इसका बुरे तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, अनरेगुलेटेड यूज़ हो सकता है। तो ये सारे सब कंसर्न्स हैं अगर हम AI का ज़्यादा यूज़ करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में तो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। हम सबको पता है कि जो करंट फ्यूल है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका क्या है, धीरे धीरे वो समय के साथ कम होते जा रहे हैं, वो हमारे सस्टेनेबल नहीं हैं। तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है। तो उस सेक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है। तो बहुत सारे वेज हैं, हम 2-4 वेज देख लेते हैं अभी कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि थर्ड जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हो सकता है। जो फ्यूल सेल्स हमारे होते हैं, फ्यूल सेल्स आपको पता है उससे पोल्यूशन भी लगभग ना के बराबर होता है। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स एक कैटेगरी होती है फ्यूल सेल्स की, उनमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है फ्यूल सेल्स को बनाने में। तो उस क्षेत्र में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑयल स्पिल्स। कहीं भी अगर समुद्र में या नदियों में ऑयल स्पिल हो जाता है, तो वहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके जा सकते हैं। वो क्या करेंगे, उस ऑयल को डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो पोल्यूशन का खतरा कम हो जाता है। फिर मेथेनोजेनेसिस, कहीं भी, ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड है कि कहीं भी आपको किसी बायोमास को कन्वर्ट करना है मीथेन में और उससे एनर्जी बनाना है, फ्यूल बनाना है, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट, बायोहाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सकता है बायोमास से। बायोहाइड्रोजन भी क्या है, एक बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपको पता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर सकते हैं हमारी करंट फ्यूल शॉर्टेज को सॉल्व करने में। ठीक है। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है डैम फेलियर्स के बारे में। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें पूछता है कि डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक,
especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give 2 examples of large dam failures. इसमें पहले आपको बता रहा है कि डैम फेलियर्स हमेशा कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, कोलोसल लॉस होता है। फिर इसके आपको कॉजेज़ बताने हैं, एनालाइज द वेरियस कॉजेज़ ऑफ डैम फेलियर्स, कि क्यों ये घटनाएं होती हैं, और उसके बाद आपको कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं जहाँ बहुत बड़े डैम का फेलियर हुआ हो। देखिए, कॉजेज़ में अगर जाएँ तो सबसे मेन कॉज ये होता है कि जो भी डैम्स बनते हैं उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, बहुत ओल्ड हो गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ओल्ड है, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कहीं से उनमें सीपेज हो रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है, उसमें दरारें बन गई हैं डैम्स में, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं होता। इससे बहुत बार डैम्स के टूटने का, बांध के टूटने का खतरा होता है। उसके अलावा क्या रीज़न्स हो सकते हैं? पुअर प्लानिंग वाइल कंस्ट्रक्शन, जब डैम बन रहा था तब उसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं की गई थी, उसकी साइंटिफिक स्टडी अच्छे से नहीं की गई, उसमें इन्वायरमेंट पे कैसा कैसा इफेक्ट पड़ेगा उस रीजन पे, उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई, जिसकी वजह से भी डैम फेलियर्स होते हैं। उसके अलावा क्या हो गया? एक्स्ट्रा लोड, जितनी डैम की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी स्टोर कर दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके, तो उसकी वजह से भी डैम्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उनके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सेस एंड इनसेसेंट रेनफॉल, आपको पता है कि आजकल फ्लैश फ्लड्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे क्या होता है, डैम पे एकदम से बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है डैम्स के अंदर, तो उससे भी बांध के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। पुअर वाटर मैनेजमेंट, पानी जिस तरीके से आता है उसको टाइम टू टाइम रिलीज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी वजह से भी डैम के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो उससे नुकसान होता है उसके रीज़न ये होते हैं कि जो टाउन प्लानिंग की जाती है डैम्स के अराउंड में, वो प्रॉपर नहीं की जाती। जो डैम का कैचमेंट एरिया है, जो डैम का, जहाँ पे डैम का पानी स्टोर हो रहा है या जहाँ डैम का पानी जाएगा डैम से निकलने के बाद, वहाँ पर भी हैबिटेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, वहाँ पर भी मकान, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो कभी अगर ऐसा होता है कि डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़े या डैम टूट जाए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो जाता है, इस तरह के पुअर प्लानिंग की वजह से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे एक डैम है, भरूतपुरा डैम, वो टूट गया था, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और सबसे रीसेंट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो लीबिया में अभी जस्ट लास्ट वीक ही बहुत बड़े बड़े 2 डैम कोलैप्स हुए, जिससे लीबिया का जो कोस्टल सिटी है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से तबाह ही हो गया। 5,000 से ज़्यादा लोगों की जान उसमें ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये 2 बहुत बड़े डैम के फेलियर्स थे रिसेंट टाइम्स में। ओके, हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे अभी सेशन को, ऑलरेडी 20-22 मिनट का हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन तक करके इस सेशन को यहीं पे क्लोज करें, ठीक है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ऑयल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन मरीन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज़ ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। ऑयल पोल्यूशन क्या है, इसका मरीन इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, जो अंदर मरीन इकोसिस्टम है उसके लिए जो ऑक्सीजन है, ऊपर अगर एक तेल की परत बन जाएगी, ऑयल की एक परत बन जाएगी समुद्र में, तो उनके जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो मछलियों के पास, जो जलीय जीव है उनके पास नहीं पहुंच पाएगा, उनमें ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा और उनकी जान चली जाएगी, ठीक है। हैबिटेट जो होता है, कहीं पे आपको पता है जो मछलियाँ रहती हैं वो साफ़ पानी में उस तरीके से रहती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे तेल आ जाएगा तो उनका जो हैबिटेट है, जो उनका घर है वो उजड़ जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। कोरल रीफ्स आपको पता है कि उनको साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, तो अगर ऑयल स्पिल होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। जो मरीन प्रोडक्ट होते हैं वो सारे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, जो फूड चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अगर छोटी मछलियाँ मर जाएंगी तो बड़ी मछलियाँ क्या खाएंगी, और फर्दर जो फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारे नुकसान होते हैं ऑयल पोल्यूशन के ऑन द मरीन इकोसिस्टम। अब अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, बिकॉज इंडिया की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन भी है, तो इंडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट डालती हैं। उसके अलावा क्या होता है, इंडिया में मरीन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी होती है। फ़िशिंग पे आपको पता है जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें फ़िशिंग पे डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस मैंने आपको बताया, फ़िशिंग और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी। जो ये लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है ऑन द मरीन प्रोडक्ट्स एंड मरीन इकोसिस्टम।
इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है उसको भी लॉस होता है, जो हमारे कोरल रीफ्स हैं, जो मैंग्रोव्स हैं, उन सबको लॉस होता है बहुत ही ज़्यादा अगर ऑयल स्पिल, ऑयल पोल्यूशन हो जाता है मरीन में तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें पूछा गया है, बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म है उसके लिए गवर्नमेंट क्या इफेक्ट कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज इज एन इसेंशियल स्टेप इन रीस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज पार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कि जो कन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं वहाँ पे आपको टेररिज्म को मिलिटरीली तो हराना ही है, लेकिन साथ के साथ जो वहाँ पे लोग हैं उनके हार्ट्स और माइंड्स को भी आपको जीतना पड़ता है। तो उस दिशा में गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। जैसे सबसे मेन एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट सद्भावना चल रहा है जो जम्मू कश्मीर में। उसमें आर्मी क्या करती है, जो वहाँ के यूथ हैं वो अपना कैरियर जिस फील्ड में बनाना चाहते हैं आर्मी उनकी हेल्प करती है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आप सबको पता है आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहाँ पे जो कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे, या जो लोगों को जो एक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स, वो दबे हुए थे, वो सब उनको फिर से वापस मिल गए हैं। तो इस तरीके से उनमें एक ट्रस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर रेगुलर विजिट्स बाय पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, जब प्रधानमंत्री और बाकी जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी रेगुलर विजिट होती है तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है, बॉन्ड डेवलप होता है लोगों के बीच में। उन्हें लगता है कि हाँ हमारा कनेक्ट है बाकी देश के साथ और सरकार के साथ। टूरिज़्म और इकॉनमी, कहीं भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, टूरिज़्म डेवलपमेंट आता है तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ते हैं और लोगों की अगर इकॉनमी इंक्रीज़ होती है तो उनमें ट्रस्ट भी इंक्रीज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे विकास आएगा। मिलिटेंसी को लो करेंगे, मिलिटेंसी को जितना जल्दी लो किया जाएगा नॉर्मलसी की तरफ हम उतनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं। प्रोजेक्ट हिमायत, इसमें क्या किया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है उसके एम्प्लॉयमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उम्मीद, इसमें जो जे.एंड.के की वीमेन है उनके एम्पावरमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है लोगों के हार्ट्स और माइंड्स को जम्मू एंड कश्मीर में जीतने के लिए। ओके, सो प्रोसीड टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन। 10th क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें बात की जा रही है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो हमारे यूएवीज हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में ड्रोन कहते हैं, इन ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है आर्म्स, एम्यूनिशन और ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे क्रॉस बॉर्डर से। सबसे रिसेंट, सबसे ज्वलंत इशू है पाकिस्तान से जो हमारे आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है और ड्रग्स हैं, उनको ड्रोन के माध्यम से इंडिया में गिराया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पे हमें थोड़ा डिस्कस करना है कि द यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बाय आवर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर्स टू फेरी आर्म्स, एम्यूनिशंस, ड्रग्स etc is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat. ठीक है, तो कुछ अगर मेजर्स की हम बात करें तो DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है D4S। इस D4S को हमारे जितना भी अक्रॉस द बॉर्डर है, मेन सबसे ज़्यादा इशू प्रॉब्लम कहाँ पे है, पंजाब में और जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे इनको ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है कई जगहों पे, और बाकी भी जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इस D4S सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं, जैसे एक कमेटी बनाई गई है एंटी रॉक ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी, इस मैटर को स्पेसिफिकली टैकल करने के लिए। फिर काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, ये भी मोर और लेस एंटी ड्रोन सिस्टम ही है, ये हमारे पूरे बॉर्डर में लगाए जा रहे हैं। जो हमारी मैन पावर है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हैंडल करती है, हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, इन सबको ट्रेन किया जा रहा है इस नए जो न्यू एज की जो हमारी वॉर है ड्रोन से रिलेटेड, इससे भी टैकल करने के लिए इन सबको ट्रेन किया जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो लोकल पीपल हैं उनको इंगेज किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो इस तरीके की ड्रोन वगैरह की कोई भी घटनाएं हों तो वो तुरंत BSF को या पुलिस को या आर्मी को रिपोर्ट करें, ताकि जो भी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं इलीगल तौर से, ड्रग्स या आर्म्स, उनको तुरंत आर्मी और पुलिस अपने कंट्रोल में ले और उस चीज़ को टैकल करे, ताकि कोई भी देश के विरुद्ध ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ ना हो पाए इन सब के थ्रू। ओके, सो ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बट इसमें हमने पैटर्न को देखा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रखे थे, उनका क्लासिफिकेशन क्या था, और हमने 10 क्वेश्चंस को देखा कि उन्हें हम किस तरीके से टैकल कर सकते थे।
अगला जो सेशन होगा उसमें हम जो अगले 10 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, उनको देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में उनको सॉल्व किया जा सकता था। ओके, सो इस सेशन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम बिल्कुल उसे अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।